हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी को भी और अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को हर संडे को एक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमारा जो है संडे का टेस्ट नंबर 13 होने वाला है। फुल मॉक टेस्ट होने वाला है, यानी कि कोई एक सिंगल टॉपिक का टेस्ट नहीं है। जितने अपने चैप्टर हैं उसके सवाल यहाँ पे लिखे गए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछे गए होंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलोगिज्म का क्वेश्चन लिखा गया है। दोनों ही लैंग्वेज में लिखे गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पे। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों ही तरीकों से पढ़ा चुका हूँ भाई। किसी बैच में किसी तरीके से पढ़ा दिया, किसी बैच में किसी तरीके से। तो यहाँ पे दोनों ही तरीकों से मैं बता देता हूँ कि इसको हम लोग सोल्व कैसे कर रहे होंगे। वेन डायग्राम से अगर इसको सोल्व कर रहे होंगे तो थोड़ा सा अलग डायग्राम बना होगा। अगर बात करते हैं नॉर्मली तरीके से सोल्व करने की 150 वाले से, तो बड़ा आसान हो जाएगा। ये लिखा हुआ है ऑल चेयर्स आर बोटल लिखा हुआ, तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि चेयर और बोतल एक ही स्टेटमेंट में हो। तो वो इसमें है चेयर और बोतल, ये रहा। यहाँ पे चेयर्स लिखा गया है, जबकि यहाँ पे चेयर क्या है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव का लास्ट हमेशा 50 होता है। चेयर को यहाँ पे इसने 100 बना रखा, 100 बना दिया तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो ये अपना यहाँ पे पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगले कंक्लूजन की बात करते हैं। बोतल और चेयर लिखा हुआ है, ये रहा बोतल, ये रहा चेयर, यानी कि ये वाला कंक्लूजन भी स्टेटमेंट नंबर 3 से ही बना होगा। ऑल बोतल लिखा हुआ है, सम के साथ लिखी जाने वाली चीज़ हमेशा 50 होती है, लेकिन इसने यहाँ पे कितना बना दिया, ऑल लिख के इसको 100 बना दिया। 50 को 100 नहीं बना सकते हम लोग, तो यहाँ पर ये बात भी यहाँ पे गलत हो चुकी है। आगे लिखा गया है ऑल होल्डर्स, तो यहाँ पे होल्डर है और बोतल, होल्डर और बोतल यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 में है। होल्डर भी रहा, बोतल भी रहा, तो यानी कि ये जो कंक्लूजन अपना इसी से बना होगा। होल्डर और अगर बोतल की बात करते हैं तो यहाँ पे होल्डर लिखा हुआ है 50, जबकि यहाँ पे होल्डर को कर दिया इसने 100। 50 को 100 नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये वाला भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं। यहाँ पे ऑल होल्डर आर चेयर लिखा हुआ है, होल्डर और चेयर ये रहा, यानी कि ये वाला कंक्लूजन जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 से बना हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 से बना हुआ है। अगर स्टेटमेंट नंबर 1 से बना हुआ है तो इसमें देखते हैं होल्डर्स कितना है, पॉजिटिव का लास्ट वाला कितना होता है, यहाँ पे 50 होता है। यहाँ पे इसने इसको 100 बना रखा क्योंकि ऑल के साथ लिखा गया है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ भी ठीक नहीं है, आइदर और कहीं पे दे नहीं रखा। इस बात का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कोई सा भी कंक्लूजन ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ये तो था इसको 150 के तरीके से करने वाली बातें, लेकिन अगर वहीं पे ही हम लोग इसको सोल्व करते हैं वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम थोड़ा सा अलग बन सकता है, जो कि 2023 में ही ऐसे देखे गए हैं कि अलग सवाल यहाँ पे डायग्राम बने थे। ठीक है, काफ़ी सारे सवालों में ऐसा था कि जिसमें अलग से थोड़ा सा डायग्राम बना था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था बच्चों के लिए जिन्होंने अब से पहले ऐसे डायग्राम नहीं देखे थे। सम चेयर आर होल्डर लिखा हुआ, तो ये रहा चेयर और ये रहा होल्डर। हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है कॉमन, वो अपना सम का आ गया है। आगे लिखा हुआ है सम होल्डर आर बोटल, तो ये रहा सम होल्डर आर बोटल। तो होल्डर और बोटल को ही बना दिया। मिनिमम ओवरलैपिंग का रूल हम लोग यहाँ पे यूज करते ही हैं। ठीक है, खैर ये कोर्स में पढ़ाने वाली बात थी, यहाँ पर नहीं, वो पढ़ा भी रखी है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, सम बोटल आर चेयर लिखा गया है। ये रहा बोटल, ये रहा चेयर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, या तो इधर चेयर बना लेते तो भी ठीक हो जाता, इधर बोटल बना लेते तो भी ठीक हो जाता। लेकिन अगर अपने को ऐसा काम नहीं करना है तो हम लोग एक काम यहाँ पे और भी कर सकते थे। सम बोटल आर चेयर लिखा गया है, तो यहाँ पर इस वाली बात को, इसको बात करें, इसको हटाकर हम लोग थोड़ा सा अलग से भी बना सकते थे। और वो क्या था कि सम बोटल, अब इसको ऐसे हम लोग बना सकते थे, सम बोटल और चेयर, क्योंकि बनेगा ऐसा ही। अब इसमें ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कुछ और बना दें, या कुछ तुम्हें लगे कि सर वेन डायग्राम तुमने ऐसा ही देखा जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्कल से बनता है। नहीं, सर्कल के अलावा कुछ भी बना लो, रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। जो स्टेटमेंट का मीनिंग है वो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। बाकी काम हम लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ऐसी बात है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑल चेयर, चेयर का पूरा सर्कल बोतल के अंदर है क्या, नहीं है, ये वाला गलत हो गया। ऑल बोतल आर चेयर, बोतल का पूरा सर्कल चेयर के अंदर है क्या, नहीं, ये वाला गलत हो गया। ऑल होल्डर आर बोतल, होल्डर का पूरा सर्कल बोतल के अंदर है क्या, नहीं है, ये गलत हो गया। ऑल होल्डर आर चेयर, होल्डर का पूरा सर्कल चेयर के अंदर है क्या, नहीं है, ये वाला गलत हो गया। तो कुल मिला के दोनों ही तरीकों से ये क्या है, अपने आप में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो जैसे चाहते वैसे हम लोग कर सकते थे, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ पे अपने आप में बड़ा अलग है। अलग किस लिए, क्योंकि सीरीज़ के लिखे गए हैं और ये अपने आप में बड़े आसान हो जाते हैं। कैसे होते हैं, वी लिखा गया है, वी से यू, यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, आगे एस लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। जिस बच्चे को यहाँ पे लेटर्स पता होंगे, लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होगी, उसके लिए तो बड़े आसान हो जाता। कैसे होता, ये 18 लिखा गया है, 19 लिखा गया, तो आगे 20 होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन का हेल्प लूंगा, लेकिन एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि एलिमिनेट हो रहा होगा। आगे बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आगे लिखा है यहाँ पे एन लिखा हुआ है,
n लिखा हुआ है, इस बात का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि n यानी कि 14 लिखा गया है, यहाँ सॉरी n नहीं, n से हम लोग बात करेंगे तो फिर अपने को ये लेना पड़ेगा, l से चेक कर लेते हैं, ये 12 13 तो आगे 14 होगा, लास्ट सेकंड पे n आना चाहिए, लास्ट सेकंड पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें n है और यही अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ब्लड रिलेशन से लिखा गया है। ब्लड रिलेशन की बात करें तो वो भी हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन है जो कि अपने आप में बड़ा अच्छा है और इसी टाइप से सवाल जो है वो बड़े आराम से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। मोस्टली सवाल यहीं से ही रहते हैं, पॉइंटिंग फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। पजल फॉर्म को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दी है 2023 के एग्जाम में। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोडेड है सारे के सारे। कोडेड को हम लोग हमेशा ही कैसे करते हैं, टुकड़ों में सोल्व करते हैं। टुकड़ों में जब भी सोल्व करेंगे हम लोग तो हमने देखा C प्लस M, प्लस का मतलब क्या हुआ, ये हुआ, यानी सामने वाला A इज़ द सन ऑफ B लिखा हुआ था, यानी कि C इज़ द सन ऑफ M, तो C जो है वो M का बेटा है, कहीं पे M है, M का बेटा कौन है, C हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से कर सकते हैं, बेटा है, बेटे के लिए भाई हम लोग ट्रायंगल यूज़ करते हैं, तुम लोग जो चाहे वो यूज़ कर रहे होगे, हो सकता है कुछ बच्चे प्लस वगैरह यूज़ कर रहे हो, जैसे चाह रहे होगे वैसे आप लोग यूज़ कर रहे होगे। आगे बात कर लेते हैं, M माइनस S लिखा हुआ है, माइनस का मतलब है A इज़ द वाइफ ऑफ B, यानी M इज़ द वाइफ ऑफ S लिखा हुआ है। M जो है वो वाइफ होगी, वाइफ का मतलब सर्कल में होगा, और किसकी वाइफ है, S की वाइफ है। तो वाइफ और हस्बैंड लिखा गया है, इसका मतलब मैरिड है वो, मैरिड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मैरिड के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं। आगे बात कर लेते हैं, क्या लिखा गया है, S इंटू K लिखा गया है, इंटू का मतलब है A इज़ द फादर ऑफ B, यानी S इज़ द फादर ऑफ K, S किसके फादर है, K के फादर है। यहाँ तक की बात में अभी तक K का जेंडर नहीं पता है, नहीं पता है तो इसको ऐसे का ऐसा छोड़ दिया, पता होता तो हम इसको जरूर कर रहे होते। आगे बात करेंगे, K माइनस P, माइनस ये रहा, इसका मतलब K इज़ द वाइफ ऑफ P होगा, तो K इज़ द वाइफ ऑफ क्या हो गया, P। अब P की वाइफ है तो इसका मतलब हिंदू मैरिज एक्ट से पता लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, मेल होगा, और बीच में प्लस का साइन आ गया। ये बात यहाँ तक हम लोगों ने कर ली है। P डिवाइड T लिखा हुआ है, इसका मतलब P इज़ द ब्रदर ऑफ T होगा, तो P इज़ द ब्रदर ऑफ क्या हो गया, T। और यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें तो P का जेंडर अभी तक नहीं दे रखा है। जब जेंडर नहीं दे रखा है उसको ऐसे का ऐसा ही छोड़ेंगे, तो या तो यहाँ से सवाल नहीं पूछा गया होगा, अगर सवाल पूछा गया है तो फिर वो कहीं ना कहीं ऑप्शन में चला जाएगा, ऑप्शन बेस्ड काम करना होगा अपने को। अगर हम लोग बात करते हैं क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, K इज़ द डॉटर ऑफ M। यहाँ पे बात करते हैं K किसकी बेटी है, M की, बिल्कुल ठीक है। तो जो चीज़ ठीक है वो अपना आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि अपने को तो वो बताना है जो गलत होगा। तो गलत यहाँ पे क्या है, पहला तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो सही बात लिखी गई है। आगे लिखा गया C इज द सन ऑफ S, C किसका बेटा है, S का, तो C किसका बेटा है, S का, तो ये वाली बात भी क्या हो गई, ठीक हो गई। जो बात ठीक है वो अपना आंसर नहीं हो सकता है। K इज द ब्रदर्स डॉटर ऑफ M, K इज द ब्रदर्स डॉटर ऑफ M। यहाँ से बात करते हैं इसकी कि K जो है वो भाई की बेटी है, M के भाई की बेटी है, कुल मिला के यहाँ पे ये कहता है। तो K जो है वो M के भाई की बेटी है, नहीं भाई यही गलत है, और जो गलत होगा वही अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपना राइट आंसर आ गया। आगे लिख रखा K इज द ब्रदर्स वाइफ ऑफ T, K इज द ब्रदर्स वाइफ ऑफ T, T के ब्रदर की वाइफ है कौन, K, T के ब्रदर की वाइफ है कौन, K। तो ये भी क्या हो गया अपना, ठीक हो गया। जो ठीक होगा वो अपने यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। कुल मिला के दो ऑप्शन ऐसे थे जो कि लैंग्वेज बेस्ड गेम खेल सकते थे हमारे माइंड के साथ, लेकिन अगर इसको हिंदी में करते तो बड़े आसानी से हो जाता। अब मैंने यहाँ पे इसकी हिंदी नहीं लिखी क्योंकि फिर एक ही स्लाइड पर उतना सब कुछ हिंदी और इंग्लिश आता तो फिर वो काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, लेकिन वो काम हम लोग यहाँ पे कर सकते थे। आगे बात करते हैं, मिरर इमेज का नहीं है, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का सवाल यहाँ पे पूछा गया है। बहुत आसान होते हैं सवाल, देखते ही अपना आंसर आ जाना चाहिए। जो काम यहाँ पे हो रखा होगा वो ऐसा होगा, ये एरो ऊपर की तरफ होगा, जो चीज़ पास है वो चीज़ पास में होगी, और जो चीज़ दूर है वो चीज़ दूर होगी। एरो पास में है तो पास में रहेगा, सर्कल दूर है तो दूर रहेगा। इसकी बात करते हैं, ये पास में है रेक्टेंगल तो पास ही रहेगा, और ये चीज़ दूर है तो दूर ही रहेगी। इतना बात अपने को पता है। नीचे वाला पोर्शन मैच करना है, कहाँ पे लिखा गया होगा, और वो अगर हम लोग देखें तो इस सी ऑप्शन में मैच कर रहा है, ए ऑप्शन में मैच कर रहा है, लेकिन ए ऑप्शन में फिर ऊपर वाले मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया, और सी जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं पर वो पोर्शन ही मैच नहीं कर रहा था, इतना सा काम करना होता है और इतना ही अपने लिए काम का है। आगे बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का है। किसका है भाई, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब यहाँ पे जो समस्या हुई वो समस्या ये हो गई कि, चलिए बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है। यहाँ पर कुछ ऐसे साइन है कि ये कोमा है, फिर स्टार लिखा हुआ है, फिर ये वाली ब्रैकेट है, फिर ये वाली ब्रैकेट है, फिर से कोमा लिखा गया है। अब ये जो कोमा है वो क्या कर रहे होंगे, या तो ये भी कोड होंगे, अगर कोड नहीं है
तो फिर ये वाले कोड होंगे। कुछ इस तरीके की बातें हो सकती हैं। दोनों में कन्फ्यूज़न रहा होगा वो यही रहा होगा, लेकिन सवाल बड़ा आसान था। क्या था सवाल? को बड़े प्यार से जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? सवाल पूछा गया है कि जो 3 बार स्टार है ये किसके लिए आया हुआ है। सवाल में पूछा गया है ये वाली बातें किसके लिए आया हुआ है। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा ये भाई 3 चीज़ें हैं, यानी कि स्टार और ये वाली ब्रैकेट और फिर ये वाली ब्रैकेट, 3 सिंबल अलग अलग हैं। यहाँ पर भी 3 ही वर्ड लिखे गए हैं। अब जिसको ये बात समझ में आ गई होगी उसके लिए तो हो गया बड़ा आसान, बाकी के लिए तो खैर ये मुश्किल हो ही गया होगा। बात कर लेते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले इस 3 में और इन 3 वर्ड में, अगले 3 सिंबल में और अगले 3 में हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या होगा? कंपेयर करने पर पता चला कि यहां से किसका कोड पता लगा सकते हैं। हमने देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में केक कॉमन है। केक, तो केक कॉमन है तो जाहिर सी बात है सिंबल भी कॉमन होगा। सिंबल कॉमन देखा हमने किस में है, यहां भी स्टार है, यहां भी स्टार है। इस बात का मतलब ये हो गया क्या कि स्टार के लिए कोड क्या पूछा, क्या दे रखा है, क्या स्टार के लिए कोड दे रखा है केक। और अपने से सवाल में क्या पूछा है कि 3 बार स्टार किसके लिए यूज होगा। 3 बार स्टार 3 बार केक के लिए यूज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। इतना ही काम अपने को करना था, जो कि हम लोगों ने कर लिया है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। सेम पेयर का सवाल लिखा गया है। यहाँ पे सेम पेयर अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। सीजीएल में बहुत अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं। एक शिफ्ट में 2 सवाल डाल दिए हैं एग्जामिनर ने, और क्या हुआ है, एक आसान और एक मुश्किल, एक आसान और एक मुश्किल, इस तरीके से उसकी सीक्वेंस रही थी हर शिफ्ट में पूछने की। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 18 है, 39 है, 60 लिखा गया है, 12 है, 27 है, 42 लिखा गया है। बहुत कुछ काम करने के बाद, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का टोटल, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का टोटल, 18 का स्क्वायर याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है कि 25 तक का तो याद होने ही चाहिए। नीचे वाले में भाई 12 का याद होना चाहिए। काम सेम करेंगे, सब कुछ कर लोगे तो लॉजिक नहीं दिखेगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे लॉजिक कैसे दिख सकता था। एक लॉजिक बड़े प्यार से ये भी लग जाता है, एवरेज वाला जो लॉजिक है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया कि भाई एवरेज वाला लॉजिक भी लग जाता है बड़े प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे दिखेगा देखते हैं। यहाँ पे भाई यहाँ पे 8 लिखा गया है, यहाँ पे 9 लिखा गया है, यहाँ पे 0 लिखा गया है। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ a + c कर दूँ तो मेरे को पता है यूनिट प्लेस से ही मैं काम चला लूँगा। इधर नहीं पता क्या होगा, लेकिन अंत में क्या आएगा, 8 आ जाएगा अंत में। क्लियर है ना बातें? अब मैं 8 का आधा करता हूँ, क्योंकि 3 है, 3 में 2 का टोटल कर दिया, तो तीसरा कैसे आएगा, उससे किसी ना किसी चीज़ से भाग कर रखा होगा। अगर वही मैं डिवाइड करके देखता हूँ तो मेरे को पता है या तो ये 8 है या 18 है। क्लियर है? इतनी ही बात होगी। मैं सबसे छोटा नंबर लिया है मैंने 8 वाला, या तो 8 है, 08 है, या 18 बनेगा। अब 8 का मैं आधा कर दूं तो मैं क्या करूंगा, 4 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं लिखा गया है। लेकिन वहीं पे ही 8 नहीं, इसको 18 मानता हूं, तो 18 का मैं अगर आधा करूंगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 लिखा गया है। इतने सा काम देखना था, काम चल जाएगा। इसकी बात करें, 2 और 2 4। अब या तो ये 4 बनेगा यूनिट प्लेस पे, या ये 14 बन रहा होगा। 4 का आधा करूंगा तो 2 आना चाहिए था, 2 नहीं लिखा गया। लेकिन अगर 14 बन रहा है तो 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा, और यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 7 लिखा गया है। इस तरीके से हम लोग हिंट को देख सकते थे, और ये बड़े आसानी से चीज़ों के ऊपर लग जाती हैं, बहुत बार लग जाती हैं। और अगर इसके लॉजिक की बात करें कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है, तो लॉजिक बड़ा आसान है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लॉजिक को पता ना लगा सकते हों। और वो लॉजिक है ही क्या, वो है जी a + c डिवाइडेड बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। एवरेज वाला ही लॉजिक है। देख लेते हैं, इन दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा, 78। 78 को 2 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। वेरीफाई हो चुका है। दोनों का टोटल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना होगा, 2 और 2 4, 4 और 1 हो गया 5, 54 हो गया। 54 का आधा ही कितना होता है जी, 27 होता है। वेरीफाई हो गया। अब बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा। 6 4 10 और 5 और 1 6 और 1 7, दोनों का टोटल किया 70। 70 का आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 35। पहला ही ऑप्शन मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे कोई भी ऐसा लॉजिक यहाँ पे नहीं होगा जो कि इस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा होगा। चलिए बात करते हैं आगे। फिगर एनालॉजी का सवाल है। यहाँ पे आसान होते हैं, ये बता रखा है तरीका। अगर पता है कि किस तरीके से आसान होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग फिगर एनालॉजी की बात करें तो फिगर एनालॉजी का सवाल दिखने में है, लेकिन जो लॉजिक यहाँ पे 2 लगते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कोर्स में पढ़ाते वक्त कि 2 ही लॉजिक लगते हैं। या तो फिगर एनालॉजी का लॉजिक लग रहा होगा, या फिर फिगरल सीरीज़ का लग रहा होगा। और यहाँ पर फिगरल सीरीज़ का लगा हुआ है, जो कि अपने आप में बड़े आसान होते हैं। और उसके लिए किस बातों का ध्यान रखना होगा, सिर्फ एक बात का ध्यान है, वो है ही क्या, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ
और ये वाली डायरेक्शन साउथ, बाकी बीच वालों का पता होगा कि क्या होंगे, यहीं से ही अपना काम जो है चल जाता है। इसमें बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या है, ये है जी साउथ की तरफ, यहाँ पे साउथ ईस्ट हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो कुल मिला के जो रोटेशन हो रही है वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। बाहर वाले एरो की रोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो आगे कहाँ पे होगा, नॉर्थ में होगा। नॉर्थ में मैंने देखा सिर्फ एक ऑप्शन है, चलिए इतना ही काम करना था, आंसर आ जाता। बात करें यहाँ से भी पता लगा सकते थे, अंदर जो ये ब्लैक वाली लाइन लगा रखी है ये कैसे होगी, ये वाली जो है जी कहाँ पे है, ईस्ट में, ये साउथ में है, ये कहाँ पे होगी, ये हो जाएगी अपने आप में वेस्ट में, ये नॉर्थ में है, तो अगली फिर से ईस्ट में आनी चाहिए थी, अगली ईस्ट में ही है। और यहीं से ही हम लोगों ने पता लगा लिया कि जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से काम यहाँ पे कर रही हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ओड वन आउट पूछा हुआ है। ओड वन आउट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात जो अपने को पता होनी चाहिए, इन सभी के प्लेस वैल्यू पता होने चाहिए। प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, एक्स का स्थान है 24, एल का स्थान है 12, क्यू का स्थान हो गया 17। क्यू की बात कर लेते हैं, क्यू का स्थान है 17, ये हो गया 5, और जे की बात करें तो जे का स्थान हो गया 10, जेड की बात करें जेड है जी 26, और एन हो गया 14, ये हो गया 19। डब्ल्यू की बात करते हैं, डब्ल्यू है 23वें स्थान पे, ये है 11वें स्थान पे, ये है जी 15वें स्थान पे। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 5 का, यहाँ डिफरेंस है 5 का, यहाँ डिफरेंस है 5 का, यहाँ डिफरेंस हो गया भाई 4 का। 5 5 5 आगे से मतलब नहीं, आगे भी कुछ ऐसा ही लॉजिक लग रहा होगा जिसमें डिफरेंस जो है सेम ही आ रहा होगा। और बात करें तो क्या है, 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस। चलिए हो गया, खैर सवाल तो हो ही गया था, किसी भी एक का डिफरेंस निकालना था, दोनों की बात नहीं करनी थी। मैंने दोनों से बता दिया कि अगर कर रहे होते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पीछे वालों दो के साथ ही चेक कर रहा होगा, कोई बच्चा आगे से भी चेक कर रहा होगा, तो वो भी मैंने बता दिया कि भाई डिफरेंस मैच करते चलेंगे, आंसर आ जाएगा। प्लेस वैल्यू याद नहीं होंगी, लिखना पड़ेगा, टाइम खराब हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये भी अपने आप में एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया मैं बताता हूँ। इस पे पहले क्या किया, सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है जो कि जुलाई में हुआ है, जुलाई 2023 में। सेम कैलकुलेशन पे 2 सवाल रहे हैं। ये सवाल जो है वो एसएससी स्टेनो का है जो कि 10वें महीने में हुआ है, अक्टूबर में हुआ है। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, तो 23 में ही सेम लॉजिक पर दो सवाल वहाँ पे, एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, कोर्स में ये तो खैर इसका कराया भी होगा, कोर्स में जो इससे पहले वाली वीडियो मिली होगी उसमें क्या पता चला होगा कि सेम पेयर वाली जो वीडियो रही होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सवाल कराए, वहाँ से पता चला होगा। ऐसे 2 सवाल कराए हैं जिसमें क्या था, 7 7 14 लिखा गया था, 14 14 1 लिखा गया था, सेम कैलकुलेशन होनी थी उन पर। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 50 50 और 100 लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या बना होगा, इसी को ही मैं चेक करा देता हूँ। 50 50 और 100 लिखा गया होगा, तो ये कैसे बना होगा, सीधी सी बात है, देखने पर ही पता चल रहा है। या तो इसका कर दोनों का टोटल होगा, दोनों का टोटल 100 वेरीफाई, लेकिन दोनों का टोटल 65 नहीं होता, 55 होता है, गलत हो गया। आगे अगर देखें तो क्या होगा, या तो इसका 3 गुना हो गया जो कि कितना होगा, 150 होगा, उसमें से 50 घटा के 100 आ गया। 25 गुना 3 करेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 में से 30 घटाएंगे तो 45 आना चाहिए था, 65 नहीं होगा। चलिए ऐसी बात है तो ठीक है। आगे बात करते हैं, या तो इसका 3 गुना होगा जो कि हो जाएगा जी 150, 150 में से ए माइनस कर दिया तो सी आ जाएगा। इसके 3 गुना की बात करते हैं तो होगा 90, 90 से 25 घटा देंगे तो कितना होगा, 65 होगा। यही यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। और अगर लॉजिक की बात करें कि लॉजिक क्या है, यहाँ पे रिपीटेड ही है, 3a, 3a नहीं 3b, 3b माइनस a बराबर क्या होगा, c होगा। यही वाला लॉजिक अपने को पहचानना होगा। बात कर लेते हैं सबसे आसान क्या पढ़ने वाला है, सबसे आसान ये वाला ऑप्शन पढ़ने वाला है, क्योंकि जो कि बड़ा आसान होगा। इसका 3 गुना करते हैं, 4 3 हो जाएगा 12, यानी कि 120 हो गया। 120 में से मेरे को 45 ही घटाना है, तो मैं कैसे घटाऊंगा, ये आ गया भाई 5, 11 से 4 गया 75। यही वाला ऑप्शन जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने एक ऐसा ऑप्शन उठाया, वो इसलिए क्योंकि सबसे आसान कैलकुलेशन मेरे को इसी के साथ पड़ रही थी। इसके अलावा जो था वो बाकी सारे के सारे नंबर जो है डिफिकल्ट लिखे हुए हैं। अपने आप में डाटा बड़ा करते काम बड़ा हो जाता, जो कि मेरे लिए डिफिकल्ट था, इसीलिए मैंने सबसे आसान वाले ऑप्शन के साथ ही चेक किया, और चेक किया उसी के साथ यहाँ पे आंसर भी आ गया है। आगे बात करते हैं, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी स्टेनो का ही यहाँ पे लिखा गया है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही होंगी, ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर डी भी ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन ठीक हैं। बात कर लेते हैं बाकी 2 ऑप्शन तो खैर यहाँ पे गलत हैं। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ।
इस वाले ऑप्शन में तो ये वाली जो लाइन है भाई वो लाइन मिसिंग है इस वाले में, तो उस वजह से गलत है। यहाँ से बात करते हैं तो इस वाले ऑप्शन में ये वाली लाइन जो है वो मिसिंग है, इस वजह से वो गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। एक दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि सेम ही है, बात करते हैं सेम कैसे होंगे, लगभग सेम दिख रहे होंगे। ये रहा, बड़े प्यार से देखना इसको, ये वाला जो चीज़ें दिख रही हैं अपने को वो कुछ इस तरीके की हैं, या तो यहाँ से उठा रखा होगा क्योंकि आगे जाएंगे भाई, यहाँ से आगे चले जाएंगे तो फिर वो ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पे मिसिंग हो जाएगी, जो चीज़ अभी दिख रही होगी ब्लिंक होते हुए वो फिर यहाँ पे मिसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यही ठीक माना गया होगा ये वाली जो बातें हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है, वो ये रहा, ये वाली जो बातें हैं वो अपना ठीक हो जाएंगी, ये रहा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना ठीक हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो गलत क्यों है उसको मैं बता देता हूँ। गलत इसलिए है ये क्योंकि ये वाली जो लाइन है बिल्कुल सीधे जो है वो इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट है। इस फिगर को पता नहीं यहाँ पे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, जूम करके उतना है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ उसके जस्ट नीचे नहीं है, यानी कि ये वाला जो कट है वो इसके जस्ट नीचे नहीं है, इस वाली फिगर में कुछ इस तरीके का बना हुआ है। इससे जस्ट पहले, इस लाइन से जस्ट पहले, थोड़ा सा पहले ही उसको कर्व किया गया है, मोड़ दिया गया है, तो इस वजह से वो ये वाला ऑप्शन जो है अपना गलत हो जाएगा। बहुत माइनर सा फर्क था, इस चैप्टर का बहुत अच्छा सवाल था ये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कौन सा होगा। इसको अपने आप में क्या है, अब ऐसे भी सवाल आते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर पेपर में डिक्शनरी ऑर्डर का ही आएगा, ऐसे भी सवाल आते हैं जिसको एक लॉजिकल अरेंजमेंट में अपने को लगाना होगा। बात करते हैं कौन सा है लॉजिकल अरेंजमेंट। एक सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए यहाँ पे, इसके अगर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो ये क्या है, स्टेशनरी सोप लिखा गया है, ट्री लिखा गया है, नोटबुक लिखा गया, पेपर लिखा गया, पल्प लिखा गया। इसका मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा हो रहा होगा कि एक बुक जो है वो कैसे बनेगी और कैसे मार्केट में पहुंच जाएगी, तो वो होगा सीक्वेंस। ये कहती है कि सबसे आखिरी में वो स्टेशनरी सोप पर होगी, तो स्टेशनरी सोप है 5, पांचवा सबसे आखिरी में कहाँ है, पांचवा है भाई सबसे आखिरी में 2 ऑप्शन में। बस 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 ऑप्शन मैंने देख लिए। पेपर बनी है, किताब बनी है, सबसे पहले कहाँ से बनी होगी, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो सबसे पहले ट्री से बनी होगी भाई, पेड़ होगा, समझ में आ गया। पेड़ क्या, फिर पल्प होगा, जो उसकी छाल होगी वो होगी, उसी से पेपर बनता है। वहाँ से फिर प्रोसेस होगा, पेपर बनेगा, पेपर से नोटबुक बनेगी, वो नोटबुक स्टेशनरी शॉप पे आएगी बिकने के लिए, ये काम होता है। तो सबसे पहले ट्री होना चाहिए, ट्री देखा 4 में है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ये काम कर सकते थे कि ये भाई पेपर को, किताब, कॉपी को बेचने वाली बात है कि कॉपी का कैसे क्या बिक रही होगी, मतलब बन के कैसे रेडी हुई होगी बिकने के लिए। सबसे पहले पेड़ होना चाहिए तभी तो कॉपी बनेगी, पेज बनेगा तभी तो। पेड़ सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, 4, इसको टिक करते आगे बढ़ जाते, ज़्यादा समय इस सवाल पर खराब करने वाला है यहाँ पे था ही नहीं। इस सवाल की बात करते हैं, अपने आप में बड़ा अच्छा सवाल लिखा गया है यहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। नितिन डिपार्ट्स, उससे पहले तो दोनों ही लैंग्वेज में देख लो क्या है। नितिन डिपार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक 45 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। नितिन ने कहीं से शुरू किया है, 45 मीटर वो ईस्ट में गया है, तो 45 मीटर उसको ईस्ट में जाना होगा, ईस्ट में बना गया है। डायरेक्शन का चार्ट जिसने नहीं देखा है वो देख लो कि डायरेक्शन का चार्ट कुछ ऐसा होता है, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये वेस्ट है, बीच वाली नॉर्थ ईस्ट हो गया, इसी तरीके से बाकी सारी की सारी हो जाएंगे। 45 मीटर ईस्ट में गया, यहाँ तक की बात कर ली है। ही देन रिटर्न टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 48 मीटर। लेफ्ट का मतलब मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज, अब उसका फेस यहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज उसका ऊपर की तरफ होगा, या बाकी लेफ्ट समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेफ्ट में कितना, लेफ्ट में वो 48 मीटर गया है। ठीक है, ये चीज़ें सेम ना भी लग रही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम चला लेना, क्योंकि अपना काम तो यहाँ पे क्या है, समझने का और समझाने का है। चलिए 48 मीटर आ गया, दूसरी लाइन कंप्लीट है। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 27 मीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ा और वो 27 मीटर चला, लेफ्ट मुड़ने पर 27। ध्यान रखें ये पूरा 45 है तो इससे पहले ही रुकेगा, चाहे वो 27 को कहीं पर भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही टेक ए फाइनल टर्न एंड लेफ्ट 55 मीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ने के बाद वो कितना चला, 55 मीटर। लेफ्ट मुड़ेगा तो इस बात का मतलब सीधा ही इतना है कि वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, 55 चलेगा। 48 यहाँ था तो 48 यहाँ पे होगा, इतनी बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर यहाँ तक 48 है वो, तो नीचे कितना और चला होगा, नीचे कितना एक्स्ट्रा चला होगा वो, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है भाई। 48 यहाँ पे पूरा हो गया तो नीचे की तरफ वो 7 मीटर और चला होगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, बड़ी अच्छी बात है। अब सवाल में कहता है हाउ फार इज ही फ्रॉम ए पोल, वो एक खंबे से कितनी दूरी पर है, एक पोल से कितनी दूरी पर है। इफ़ द विच इज़, जो पोल जो है वो उसके घर के सही 7 मीटर साउथ में हो,
यहाँ उसका घर था, उसके घर के साउथ में, यानी कि ये सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि किसी भी कहीं से भी लेते हैं तो ये सेंटर पॉइंट मानते हैं, उसके साउथ में यानी कि नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कितना है भाई, 7 मीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई, बस वो डिस्टेंस निकालना है कितना है, ये 7 है, ये 7 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसके बराबर बिल्कुल जस्ट सामने आया होगा। अब अपने को निकालना ही क्या है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। वो कैसे निकलेगा, ये पूरा 45 दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक का 27 है, तो इस बात का मतलब ये होगा कि यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा, 27 होगा। ये 27 है, तो बाकी का जो बच गया वो कितना बच रहा होगा, तो ये अपने आप में 18 मीटर बच रहा होगा। 45 माइनस 27 करेंगे तो 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, सीरीज़ का है, आसान भी होते हैं कई बार मुश्किल भी आ जाते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत आसान हो सकता था। कैसे, सीधा दिख रहा है, दो को तो खैर हम लोग बहुत सारे तरीके से 9 बना लेंगे, बहुत सारे तरीके हैं। 2 का क्यूब करके जमा 1 कर दिया, 2 को 5 के साथ गुना करके 1 घटा रखा है, 2 गुना 4 जमा 1 कर रखा है, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा सा नंबर उठा लिया जो थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा बड़ा हो और लॉजिक भी दे दे। तो हमने देखा 9 से 36 आ जाएगा। कैसे, 9 गुना 4, 9 चौक 36 जमा 1 37। क्या वो आगे वेरीफाई होगा, मैंने देखा बिल्कुल होगा। क्या 2 गुना 4 जमा 1, 4 गुना 2 8 और 1 9 हो गया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। 37 की मैं बात कर लेता हूँ, 37 गुना 4, 7 चौक 28, यूनिट प्लेस पे काम किया, 8 आएगा, 8 में 1 जोड़ूंगा तो 9, यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि बिल्कुल ठीक कर दिया मैंने ये। अब बस वही बात है, इसको भी मैं आगे गुना करता हूँ, तो मैंने देखा गुना 4 जमा 1 होगा, 9 चौक 36 करूंगा तो अंतिम में आएगा 6, आगे पता नहीं क्या होगा, उसमें क्या ऐड होगा, 1 ऐड होगा, तो यूनिट प्लेस पे 7 आना चाहिए। यूनिट प्लेस पे 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पूरे पर भी काम नहीं करना था, इतने पर ही काम किया, आंसर आ गया। आगे एनालॉगी का ही एक सवाल दे रखा है। अब की बार यहाँ पे क्या किया गया है, 23 में लैंग्वेज को, एनालॉगी की लैंग्वेज को ऐसा बना दिया गया है जो कि लैंग्वेज एग्जैक्ट सेम पेयर जैसी होती है, कि भाई हम उसको अलग अलग नहीं तोड़ सकते। जैसे कि वहाँ पे सेम पेयर में था, कहीं पे 13 लिखा गया, अब ये 13 को 13 ही रखेंगे, ना कि 1 और 3 हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। ऐसा ही काम यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि इसको अलग अलग नहीं तोड़ रखा है, इसको सिर्फ एक वर्ड ही मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं, राइडर्स है, आगे कैवलकेड लिखा गया है, टर्माइट्स लिखा गया है, घुड़सवार लिखा गया है, दीमक लिखा गया है। तो कुल मिला के बात ये की गई है कि राइडर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे ये हो गया। हालांकि हिंदी में गलत है, घुड़सवार लिखा गया है, कैवलकेड हो गया, ठीक है, लेकिन उसका जो समूह है वो क्या होगा, वो यही होगा। कैवेलरी सुना होगा इंग्लिश में, नाउन के चैप्टर में कैवेलरी सुना होगा, क्या होता है, घुड़सवारी की जो फौज होती है उसको कैवेलरी बोला जाता है। तो जब टर्माइट्स होते हैं, तो जहाँ टर्माइट्स रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, ये समझने वाली बात थी, पता होने वाली बात थी। क्या उसको बैंड, पीपल तो नहीं बोला जाता, ये इतना तो कंफर्म था, इस पे तो हर बच्चा कोई कंफर्म कर गया होगा। कंट्री बोला जाता है, कॉलोनी बोला जाता है, बैंड बोला जाता है। इसमें तीनों बच्चे तीनों बार जो है बच्चे बार बार मतलब सेम रेसों में ही क्या रहे होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो सीधी सी बात है, टर्माइट्स का जो ग्रुप होता है उसको कॉलोनी बोला जाता है, जहाँ वो रहते हैं। तो कॉलोनी अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। प्योर जीके का सवाल था भाई, पता होता तो अच्छी बात थी, नहीं तो इस सवाल को नहीं कर पाते, छोड़ना ही पड़ता। आगे की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक सवाल पूछा गया है। ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब मल्टीप्लाई है, मेरे को सबसे पहले जो चाहिए ना वो मेरे को डिवाइड ही चाहिए, पढ़ते ही डिवाइड आ गया, ए का मतलब डिवाइड है। चलो भाई, डिवाइड करने पर आंसर आ गया 4। माइंड में रखूँ ठीक है, ना रखूँ तो लिख दिया, थोड़ा लिखा लेकिन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बी का मतलब मल्टीप्लाई है, बी रहा ये, 14 गुना 9 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 126 हो जाएगा, ठीक है जी। डी का मतलब क्या है, डी स्टैंड फॉर माइनस, डी का मतलब माइनस है, और माइनस करना है 16, प्लस कर, सी का मतलब फिर प्लस ही बचा, क्योंकि जब 4 एलिमेंट अलग अलग हैं, 3 का मेरे को पता है, चौथा भी दे रखा, तो इसका मतलब चौथा वही बचा होगा, जो कि चौथा ऑपरेशन अब तक हमने नहीं किया है, ठीक है। 126 माइनस 16 करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 110, ठीक है। 110 वो है, 4 ये है, आंसर आ जाएगा 114। क्लियर है जी, बड़े अच्छी बात है। एक काम और कर सकते थे, सभी में यूनिट प्लेस अलग अलग है, ये पहले में 4, फिर 2, फिर 8, फिर 6, 6 से 6 गया 0, 0 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए, 4 मेरा ऑप्शन में आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये अपने आप में थोड़ा सा अलग सवाल होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है। इनइक्वालिटीज होता है और ये पूछा गया है। इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसमें सिंबल जो यूज होते हैं वो कुछ इस तरीके के सिंबल यूज होते हैं यहाँ पे, या तो इनको बोल दो कि टोटल मिला के 6 सिंबल यूज होंगे, या फिर ये बोल दो अलग अलग 5 सिंबल यहाँ पे यूज हो रहे होंगे।
वही था, क्योंकि इजिकल्स टू यहाँ लिखो या यहाँ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी ये सिंबल होते हैं। खास बात ये है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिंबल ये लिखा गया है जो कि सेमी कोलन है। अब इसकी बात करें, इसका मतलब क्या है, ये यूज़ होता है ये बताने के लिए कि इससे पहले तक अलग स्टेटमेंट रही है, इसके बाद एक अलग स्टेटमेंट रही है, ये काम होता है इसका। अब बात कर लेते हैं कैसे होगा। ए से एफ तक जाना है अपने को, ए से एफ तक, ए ये लिखा, एफ ये लिखा, ए से एफ तक मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे को पता है कि या तो मैं कहीं से पता कर लूँ, जैसे कि ए से बी की तरफ चला जाऊँ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ई, ई से एफ, लेकिन ई पर ही स्टेटमेंट खत्म हो गई, इसका मतलब यहाँ से नहीं जा सकता। फिर मेरे लिए सबसे आसान तरीका क्या है, मैंने देखा सबसे आसान तरीका फिर मेरे लिए ये है, ए से मैं बी की तरफ जाऊं, बी से मैं सी की तरफ जाऊं और सी से मैं एफ की तरफ वापस आ जाऊं, उल्टा आ जाऊं, इस तरीके से मैं कर सकता हूं। तो मैंने देखा जितने भी सिंबल आते हैं वो मेरे को लिखने पड़ेंगे, ये लिखा मैंने, फिर मैंने ये लिखा, सी तक आ गया, सी से मैं वापस एफ की तरफ आऊंगा, तो अब मैं उल्टा पढ़ रहा हूं तो सिंबल भी पलट दूंगा, सिंबल ये हो जाएगा भाई, इस सिंबल को पलट कर ये बनेगा, इस वाले को पलट कर ये बनेगा, इस वाले को पलट कर ये बनेगा, एक दूसरे को पलटने पर ही वो बनते हैं, इसीलिए सामने लिखे गए हैं। इन तीनों में से क्या होगा, सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, अब बड़े की बात कर लें, ये सबसे बड़ा होता है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है। इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, तीनों एक जैसे सिंबल है, क्या है यहाँ पे वही लिखे गए हैं, बिल्कुल लिखे गए, तो इस बात का मतलब ये वाला कंक्लूजन मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं डी से जी की तरफ। डी से जी की तरफ मैं कैसे जा सकता हूँ, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि सबसे छोटी ही स्टेटमेंट चाहिए, सबसे छोटा डिस्टेंस चाहिए डी से जी की तरफ। तो मैं डी से सी की तरफ चला जाऊँ और सी से मैं जी की तरफ चला जाऊं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे डी से जी की तरफ जा सकता हूँ। मैंने देखा डी से जी की तरफ, तो डी से वापस सी की तरफ आऊँगा, वापस पढ़ूंगा इसको, तो बराबर ही रहेगा भाई, बराबर को पलटकर बराबर ही बनेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। अदरवाइज कुछ और सिंबल होता तो जरूर पलटता, ये भी मान कर चलो कि मैंने पलटा ही है, लेकिन पलटने के बाद वो सेम ही रहेगा, इसीलिए सेम लिख दिया। अब डी से जी की तरफ, तो डी से सी आ गया, सी से जी, अब इसको सीधा पढ़ूंगा तो सीधा ही सिंबल यूज़ करूंगा, ये मैंने यूज़ किया। दोनों में से बड़ा कौन सा है, सीक्वेंस में पता लगा सकते हो भाई, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला। क्या यहाँ पे वो लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है, इस बात का मतलब ये है कि ये वाला यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों ठीक हैं और ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, और कभी कभार ट्रू के स्थान पर क्या लिखा होता है, फॉलो भी लिखा होता है, तो घबराना मत कि यहाँ पे ऑप्शन ही बदल दिए गए हैं, एक ही बात होती है। आगे बात करते हैं, मिरर इमेज का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है एम और एन, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिरर है भाई, ये लाइन का मैं बता ही चुका हूँ। जी की बात कर लेते हैं, क्या जी के आधार पर हम लोग किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, बिल्कुल जी के आधार पर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। ए के आधार पर किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर नहीं हो सकता। दो के आधार पर किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीटली अपने इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना था, पूरा चेक नहीं करना था, ऑप्शन को एलिमिनेट करते चले जाते, कहीं ना कहीं पे अपना आंसर आ ही जाता। इस सवाल में भी ऐसा ही था, किसी के आधार पर ये गलत, किसी आधार पर ये गलत, किसी आधार पर ये गलत, एक ऑप्शन ठीक था अपने पास। आगे बढ़ जाते हैं, फिलहाल क्या होगा, फिर से एक बार मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही सवाल है। यहाँ पे सबसे पहला काम है मेरा डिवाइड देखने का, डिवाइड यानी कि ए का मतलब डिवाइड है, तो इसको डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा 5, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, ये रहा मल्टीप्लाई, 13 तिया 39 होगा, ठीक है। डी की मैं बात कर लेता हूँ, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है माइनस, और इसका मतलब फिर सी का मतलब क्या होगा, प्लस ही हो रहा होगा। अब मैं देखता हूँ कि यूनिट प्लेस पे काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 2 ऑप्शन बच जाएंगे। अप्रोक्सीमेट भी नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि सारे के सारे नंबर में 5 का फर्क है, 30 जमा 5 35, 35 जमा 5 40, 40 जमा 5 45, तो दोनों ही काम यहाँ पे फेल हो गए। इसका मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है, फिर एग्जैक्ट आंसर ही बचता है, एग्जैक्ट आंसर निकाल लेंगे। इसमें से जब ये 5 गया तो कितना बनेगा, 34, 34 में 6 ऐड कर दूंगा तो कितना होगा, 40, 40 यहाँ पे मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इतना सा काम यहाँ पे करना था अपने को। आगे बात करते हैं, पजल फॉर्म का है, लेकिन पजल फॉर्म यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भाई बैंकिंग लेवल की दे रखी होंगी, एसएससी में बड़ी आसान ही आती हैं। बात करते हैं कैसे हैं, ए से जी तक की बात लिख रखी है, 7 लोगों की बात होती है। आगे देखते हैं क्या है, डिफरेंट हाइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी इज टॉलर देन एफ, बी एफ से तो बड़ा है पर छोटा है दोनों से छोटा है, किस से, ए से और जी से। चलो यही बात कर लेते हैं, बी जो है वो क्या है, एफ से बड़ा जो है वो कौन है, बी है। अब ये जस्ट बड़ा भी हो सकता है 2-3 छोड़ के फिर कोई बड़ा हो, ये काम करना है। बी इज टॉलर देन एफ, एफ से बड़ा है, ठीक है जी, पर बी जो है वो दोनों से छोटा है, किस से छोटा है, ए से भी छोटा है, जी से भी छोटा है। अब ए और जी का नहीं पता कि इन दोनों में से बड़ा छोटा कौन सा है, हो सकता है ए बड़ा हो सकता है जी बड़ा हो, या हो सकता है दोनों सेम एज के हों, ठीक है। तो दोनों को साथ में लिख दिया, आगे जो भी हो रखा होगा ऊपर नीचे करके वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए और जी आ गया।
आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया, ए इज शॉर्टर देन ओनली ई। ए जो है वो ओनली ई यानी सिर्फ और सिर्फ ई से छोटा है। ए जो है वो सिर्फ ई से छोटा है। इस बात का मतलब यह है कि वो ई से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। इसका मतलब वो जी से भी बड़ा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जी से भी बड़ा होगा। अब हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे ए होगा, और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ ई से छोटा है, बाकी सभी से बड़ा, यानी कि ई ऊपर आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 लोगों की बात कर ली है, 2 रहते हैं। देखते हैं क्या है यहाँ पे। सी इज टॉलर देन ओनली डी। सी जो है वो सिर्फ डी से बड़ा है। सी सिर्फ डी से बड़ा है, बाकी सभी से छोटा है। यहाँ पे कुल मिला के बात यहाँ पे ये कही गई है, तो बस वही बात कर लेते हैं। सी जो है वो सिर्फ डी से बड़ा है, तो सी जो है वो सिर्फ डी से बड़ा है, बाकी सभी से छोटा है। 7 लोगों की बात यहाँ पे हो चुकी है। सवाल क्या पूछा गया है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द टॉलर देन जी। ऑप्शन में से जी से बड़ा कौन सा है, तो जी से बड़े 2 हैं, या तो ई है या ए है। अब वो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में कहीं पर ए तो है नहीं, इस बात का मतलब ए अपना आंसर है ही नहीं, तो अपना आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपने यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, फिर से एक बार मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखा गया, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं, सेम पेयर का सवाल पूछा गया है। खैर आसान भी हो सकता था, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता था। बात कर लेते हैं कैसे। भाई सीधी सी बात है, बच्चे को पता होगा यहाँ पे क्या हो रखा होगा, 7 गुना 4 28, 2 गुना 4 8, ये तो हो गया। 8 गुना 4 40 नहीं हो सकता, गलत हो गया भाई। चलो एक ऑप्शन गलत हो गया, बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ ठीक होगा। तो एक ऑप्शन तो मेरा गलत आ गया, ये मेरा राइट आंसर नहीं हो सकता है। आगे देखा 3 चौक 12, 12 चौक 48, 5 चौक 20, तो वो तो सारे के सारे ठीक लिखे गए हैं। इसका मतलब सेंटर वाला नंबर भी मेरे को निकालना पड़ेगा, वो देखते हैं कैसे निकलेगा। अगर मैं 28 में 4 जोड़ दूं, प्लस का 4 कर दूं तो 32 आ गया। 8 में मैं प्लस 4 कर दूं तो 12 आ गया, यानी कि आखिरी नंबर से सी में प्लस 4 करने पर बी आएगा। इतनी बात कन्फर्म है भाई। 12 में 4 जोड़ूंगा तो 16 आएगा, 15 नहीं आ सकता, ये वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे गलत हो गया। 48 में 4 जोड़ूंगा 52 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 20 में 4 जोड़ूंगा तो 25 नहीं 24 होता है, तो ये वाला भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था, मुश्किल था ही नहीं। ये सवाल की बात कर लेते हैं। जब भी लेटर सीरीज के सवाल पूछे हैं 2023 में, यहाँ पे अब की बार इसने क्या किया, एसएससी ने इन सवालों को बड़ा आसान बना दिया। ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, बहुत सारे सवाल। इसमें क्या करते हैं, जो बहुत पुराना तरीका था वही हम लोग यूज़ करके पता लगा सकते थे। कैसे पता लगा सकते थे, अगर हम उसकी बात करें तो जो बहुत पुराना तरीका है वही लगाना है। पुराने तरीके का मतलब यहाँ पे कौन सा होगा कि जैसे कि एम के बाद ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये था हर बार एम के स्थान एम के बाद ई आएगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ एक बार के लिए, अपना काम वो है कि हम लोग, हो सकता था ये वाला लॉजिक हो, लेकिन हो सकता था कि कोई और लॉजिक भी हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहला काम जो हम लोग यहाँ पे करते हैं वो ये करते हैं कि कोई एक ऑप्शन या कोई एक जो फिल इन द ब्लैंक है वो देखें कि ऑप्शन में कोई ऐसा है जो कि सेम स्थान पर आया हुआ है। बिल्कुल, इसका मतलब सभी में शुरू में ई है, ठीक कोई सा भी होगा लेकिन पहले ऑप्शन में ई आएगा। अंतिम की बात कर लेते हैं, अंतिम 2 का लिखा हुआ है, लास्ट सेकंड पे एम आएगा, लास्ट पे ई आएगा। ऑप्शन कोई भी ठीक हो, आने यही वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी हिंट हो जाती है कभी कभार। इसमें तो 3 देखने को मिले ठीक, यानी कि कुल मिला के ये होगा CMENL। यहाँ से ये पता चला शुरुआत में ई आएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, CME लिखा हुआ है। भाई अब तो बहुत आसान हो गया, CMENL, CME इसका मतलब N और L, तो ये बनेगा भाई 1 2 3 4 5, 5 के पेयर बना रखे हैं और 5 के 4 पेयर बना रखे हैं। इसका मतलब 20 लेटर यहाँ पे लिखे गए थे ये, ठीक है। CMENL, CMENL और CMENL, ये हो गया अपने पास राइट आंसर। अब देख लेते हैं किस में लिखा गया है, ENM। ENM पहला ठीक हो सकता है, दूसरा ठीक नहीं हो सकता, ENM ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा ENM के बाद C आएगा, M के बाद C आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। C के बाद NL आएगा, C के बाद N फिर L आएगा, ये वाला गलत, ये वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो सेम वर्ड वाले जो सवाल थे 2023 में बहुत पूछे गए हैं, भर भर के पूछे गए हैं। शायद कोई ऐसे सवाल होंगे जिसमें कुछ अलग लग रहा होगा, तो ये काम हम लोग यहाँ पे कर सकते थे इसको, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे एक सवाल पूछा गया है जो कि देख पा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हर सभी चीज़ें विजिबल हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है यहाँ पे। सीटिंग अरेंजमेंट के सवाल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है,
ए से एच तक सीधी बात है 8 लोग हैं। देख लेते हैं क्या है स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल में बैठने का तरीका मैंने बता रखा है क्या होगा भाई। स्क्वायर टेबल में सभी लोग जो हैं वो इस तरीके से बैठते हैं कि जिसमें 4 कोने पर बैठे होंगे और 4 जो हैं वो साइड पर बैठे होंगे। 8 लोगों में 4 लेफ्ट बराबर 4 राइट बराबर क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, 4 लेफ्ट का मतलब चौथे लेफ्ट पे चला गया, 4 राइट का मतलब चौथे राइट पे चला गया। कुल मिला के 8 लोगों में क्या होता है, वो आमने सामने ही बैठे होंगे, चाहे कहीं पर भी बैठे हों। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सम ऑफ सिटिंग। ठीक है, वही बात लिख रखी है यहाँ, कहाँ तक, यहाँ तक। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। ए जो है वो सी के थर्ड राइट पे बैठा हुआ है। ए सी के थर्ड राइट, सी का पहला राइट, सी का दूसरा राइट, सी का तीसरा राइट, ए बैठा हुआ है। अच्छा, मेरे को कैसे पता है यहाँ पे ही राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख भी रखा है फेसिंग द सेंटर। सभी का फेस सेंटर की तरफ है। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमने जो माना है वो बिल्कुल ठीक माना। सभी का फेस सेंटर की तरफ है तो लिखा नहीं। किसी का अंदर किसी का बाहर होता तो हम लोग जरूर लिखते कि किसका अंदर किसका बाहर है, लेकिन वो काम जो होता है वो बैंकिंग में होता है, एसएससी में ऐसा काम नहीं होता है। यहाँ तक की पहली लाइन हम लोगों ने कर ली है। एच सिट्स बिटवीन बी एंड जी। एच जो है वो बी और जी के बीच में बैठा है, या तो ऐसे बैठा होगा या जी एच और बी इस तरीके से बैठे होंगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो एच इज सिटिंग, एच के राइट में जी आएगा या एच के राइट में बी आएगा, ये बातें हो सकती हैं। दोनों बातें मैंने बैठा ही नहीं, साइड में लिख ली। एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, सी के सेकंड राइट पे कौन होगा, एफ होगा, ये बात भी हो गई। डी डज नॉट सिट इन ए कॉर्नर। डी जो है किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा है। डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब फिर डी के आने के चांसेस कहाँ हैं, दो ही जगह हो गए। ठीक है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट में जी बैठा है, डी के थर्ड राइट पे जी। अगर डी यहाँ बैठा है तो डी का पहला दूसरा तीसरा जी आ सकता है। अगर डी यहाँ बैठा है तो डी का पहला दूसरा तीसरा जी आ सकता है। ठीक है, 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, बताया तो था मैंने, डी और सी के बीच में 3 लोग, बीच में 3 लोग हैं, इसका मतलब वो फोर्थ पर ही चला गया। और फोर्थ का मतलब क्या होता है, फोर्थ का मतलब होता है कि वो दोनों आमने सामने बैठे हैं, सी डी। कुल मिला के डी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब बड़े प्यारा हो गया सवाल। अब एक लाइन रही रहती थी, ठीक है, वो तो हो गया। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। डी के थर्ड राइट पे पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई जी। तो हमने इधर बना दिया जी को, और ये बच गया था अपने पास। ठीक है, जी है, एच बी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पहले ही सी बैठा हुआ है। इसका मतलब ये वाली बात ठीक होगी, जी के लेफ्ट में एच के लेफ्ट में क्या होगा, बी हो जाएगा। ये हो गया। आगे अगर बात करते हैं, एक व्यक्ति बचा हुआ है। एक व्यक्ति कौन बचा हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, वो कौन होगा, ए बी सी डी, ई बचा हुआ था, ये रह गया अपना ई। सवाल क्या पूछा हुआ है, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, तो भाई साहब ये रहा बी, बी के सेकंड लेफ्ट पे ए बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से अब तो बातें जो हैं वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ट्रायंगल का सवाल पूछा गया है। हालांकि ये चैप्टर वो था जो कि 2022 में भाई अपने आप में ख़त्म सा ही हो गया था। बहुत रेयर सवाल पूछे गए थे, लेकिन 23 में फिर से इसको पूछ लिया गया है, चाहे वो CHSL में पूछा हो चाहे वो स्टेनो में पूछा हो। बात करते हैं, ये क्या है, बहुत बेसिक फिगर है। जब भी स्क्वायर के बीच में ट्रायंगल बने हों, स्क्वायर वाला जो ट्रायंगल होता है वो मैंने क्या बताया था, काउंटिंग बड़ी आसान होती है, सभी को नंबरिंग करके दुगुना कर देते हैं। 4 का दुगुना 8, तो इसमें 8 ट्रायंगल होंगे। समझाने वाली बात नहीं कि कौन कौन से होंगे, वो फिर कोर्स में बता दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेम ऐसा ही स्क्वायर बना रखा है, और स्क्वायर के अंदर क्या है, काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 गुना 2 हो गया 8, यहाँ पे होंगे 8, ये हो गया 9, और ये हो गया भाई 10। तो कुल मिला के यहाँ पे अपने राइट आंसर कितना हो गया, 10 हो जाएगा। ठीक है, बाकी किसी भी फिगर को अगर इन दोनों को भी हम लोग मिला देते हैं तो कभी भी हम लोग 10 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। तो 10 जो है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ ये वाली बात और ये वाला, ये भाई कभी भी ट्रायंगल नहीं होंगे। मेरे हिसाब से बड़े क्लियरली दिख ही पा रहे होंगे कि भाई वो ट्रायंगल भी नहीं दिख रहा है, दिखने का भी वो ट्रायंगल यहाँ पे नहीं है। इसकी बात करें कि ये ट्रायंगल है क्या, नहीं, वो भी ट्रायंगल नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा हो कि सर ये वाला ट्रायंगल तो होगा, बिल्कुल होगा भाई, वो हम लोगों ने पहले ही काउंट कर लिया है अपने बेसिक में। कैसे, 1 और 2, ये 2 ट्रायंगल तो हो गए, तीसरा ट्रायंगल इन दोनों को मिला देंगे तो तीसरा ट्रायंगल आ जाएगा। इसीलिए बताया था कि 8 होते हैं, 4 तो ये रहे, 5वां इन दोनों को मिला के, 6वां 7वां 8वां, 8 ये थे, 9वां ये रहा, 10वां ये रहा, 10 ट्रायंगल थे, आंसर हो चुका है।
आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर का सवाल है, ठीक है, अपने आप में कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि बहुत रेयर सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, फिर भी हम लोग लिखेंगे। 14 फेब 2022 के बारे में बता रखा कि उस दिन क्या था, मंडे था। आगे पूछ रखा है 14 फेब 2020 को क्या होगा, ये अपने को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। बताया था, पढ़ाते वक्त बता भी रखा है कि भाई हम किस तरीके से करते हैं, क्या कुछ करते हैं, कैसे करते हैं, वो एक अलग बात है। सीधी बात है, डेट सेम है, मंथ सेम है, सिर्फ ईयर अलग है। क्लियर है ना बातें, पक्का। ईयर के केस में हम लोग क्या करते हैं, एक साल में होते हैं जी 365 दिन, ठीक है। जब भी हम लोग 7 से भाग करते हैं तो अपने को क्या पता चलता है कि 52 हफ्ते प्लस 1 ओड डे आता है। इस बात का मतलब ये होगा कि एक दिन, एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो इसकी बात करते हैं, कुल मिला के हम लोग यहाँ पर भी वही काम करते हैं। पीछे जा रहे हैं, 22 से 20 में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, माइनस कर रहे होंगे। कितना, जितने सालों का फर्क होगा, क्योंकि एक साल का एक दिन फालतू था, तो 2 साल के 2 दिन फालतू होंगे, तो हमने लिख दिया 2, कि भाई 2 तो माइनस हो रहे होंगे, क्योंकि पीछे जा रहे हैं तो माइनस, आगे जा रहे थे तो प्लस करते हैं हम लोग। आगे देख रहे हैं हम लोग कि हमें ना लीप ईयर भी लिखना पड़ता है, क्योंकि लीप ईयर में दिन होते हैं 66, 366। 366 में क्या होगा, 365 तो ही रहा, सॉरी 366 में क्या होगा, 52 हफ्ते होंगे प्लस 2 ओड डे हो जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे वहां पे, 52 हफ्तों के अलावा 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। वही काम यहाँ पे अपने को करना है। तो वहां पे क्या होगा भाई, 52 हफ्ते प्लस 2 ओड डे, कब, जब दिन कितने होंगे, 366 दिन होंगे। अब वही पकड़ना है। पीछे जाते वक्त क्या कर रहे होंगे हम लोग, क्या और कोई एक ऐसा लीप ईयर है जो आया होगा, वो देखते हैं। भाई 22 से पहले मैं देखता हूँ 21 लीप ईयर नहीं है, लेकिन 20 एक लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब जो 4 से भाग हो जाए, ठीक है, वो लीप ईयर होता है। तो 2020 जो है वो 4 से भाग हो जाएगा, वो अपने आप में एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसका मतलब उसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, वो सोचने वाली बात है। तो क्या लिखेंगे इधर, जब भी लीप ईयर आता है तो ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पर उसकी 28 नहीं 29, कहीं पर उसका 29 फैब इंक्लूड होगा तो हम उसको इंक्लूड करेंगे। अगर इससे आगे बच गया तो नहीं करेंगे, इंक्लूड है तो कर लेंगे। इससे पीछे जाते वक्त तो इंक्लूड होगा नहीं होगा, वो देखने वाली बातें हैं। बात करते हैं कि क्या कुछ है। मैं पीछे जाते वक्त ऐसे ही तो जा रहा हूँ, 14 फरवरी 2022, 13 फरवरी 2022, 12 फरवरी 2022, 11 फरवरी 2022, फिर जनवरी आऊँगा, फिर मैं पिछले साल का दिसंबर चला जाऊँगा, करते करते पीछे जा, यहाँ से शुरू किया, मान के चलो ये आज है, पीछे जाते 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 मैंने क्या किया होगा, मैंने देखा होगा ऐसा आया होगा क्या, एक नहीं 3 मान लो, 3 मार्च 2020 आया होगा, 2 मार्च 2020 आया होगा, 1 मार्च 2020 आया होगा। उससे पहले क्या आया होगा, 29 फरवरी 2020 आया होगा। तो 29 इंक्लूड हो गया, क्योंकि 29 इंक्लूड है। उसके बाद क्या होगा, 28, 27, 26 करते करते 14 तक अपने को बताना है, 14 तक अपने को बताना है। तो 29 फरवरी 2020 हमने पीछे जाते वक्त उसको इंक्लूड कर लिया है, तो यहाँ पर भी इंक्लूड करेंगे। वो एक दिन इंक्लूड कर लिया तो एक दिन वो भी तो माइनस होगा, और टोटल कितना माइनस होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और जब भी हम लोग कैलेंडर के केस में माइनस करते हैं तो ध्यान रखेंगे माइनस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या है, मान के चलिए लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और ये आ गया संडे। तो जो दिन होता है, ये कोई भी दिन लिख रखा होगा, जो दिन होता है वो भी अपने आप में माइनस किया जाता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 3 होगा, तो यानी कि मंडे कटेगा, जो लिखा होगा वो कटेगा माइनस के केस में। मंडे से पहले क्या होगा, संडे, संडे भी कट रहा होगा, सैटरडे भी कट रहा होगा। तो 3 काटने थे, 3 हमने काट दिया। अब क्या दिखा, फ्राइडे दिखा, तो इस दिन का राइट आंसर हो जाएगा फ्राइडे। थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट हो गया क्योंकि बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ी यहाँ पे, लेकिन ठीक है, हम लोग इसको कर सकते थे। अंतिम सवाल की तरफ आते हैं। फिगर एनालॉगी का सवाल है यहाँ पे, देखते हैं कि लॉजिक क्या लग रहा होगा, फिगरल सीरीज का है या फिगर एनालॉगी का है। भाई कोई सीरीज तो बनती हुई नहीं दिख रही, तो सीधी सी बात है कि फिगर एनालॉगी का ही लॉजिक होगा। वो निकालना बड़ा आसान है। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ पहला लॉजिक, तो यहाँ दूसरा ही लॉजिक लग रहा होगा। तो मेरा काम है कि मैं पहले को देखूँ ही ना, क्योंकि पहले को देख के क्या होगा, टाइम खराब होगा। मैं दूसरे लॉजिक की ही बात कर लेता हूँ। दूसरे को यानी इन दोनों को कंपेयर करूंगा मैं। मेरे को पता चला जो ऊपर टॉप पे था वो नीचे आ गया, जो इधर एस स्थान पे था, यानी एस था वो इस कोने में आ गया, ओ जो था वो इधर आ गया। तो इन तीनों की रोटेशन देख लेता हूँ, यानी एक ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जिसमें एक जो है नीचे वाले कोने में होगा।
एक कहाँ है, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। चलिए जी, बाकी हो गया। फिर देखा एस, ऐसा ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जिसमें एस जो है वो आगे खिसक के यहाँ जा रहा होगा, एस जो है वो यहाँ पे आ गया, यही मेरा राइट आंसर होगा। फिर एक ऐसा ऑप्शन ठीक होगा जिसमें बी जो है वो ऊपर की तरफ होगा, तो बी ऊपर की तरफ है, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा को मेरे को पूरे लॉजिक को से मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब था जो सिर्फ लिखा गया है उसी से मेरे को मतलब था। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। और आगे तो खैर यहाँ पे कुछ नहीं है फिलहाल। अपने टेस्ट नंबर 13 में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।